नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली की जहांगीरपुरी, जहां 16 अप्रैल को दंगा हुआ, वहां आज जमकर बुलडोजर चला। पान की दुकान, जूस की दुकान, जिस मस्जिद के बाहर फसाद हुआ उसका गेट तक अवैध था, ढहाया गया, सब कुछ गिराया गया। जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका डाली, इसे गलत कार्रवाई करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई करते हुए एमसीटी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया। वो अलग बात है कि तब तक काफी कुछ कंस्ट्रक्शन ढहा दिया गया था। बुलडोजर चला तो चर्चा फिर गर्म हुई। क्या ये बुलडोजर से शासन का एक तरीका है? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का गरीबों पर यह जंग का ऐलान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो तस्वीर से ही एकाएक गायब हो गए। सीपीआईएम नेता वृंदा करात मौके पर पहुंच गई, विरोध किया। दरअसल बुलडोजर से राजनीतिक गर्मी उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए अब दिल्ली तक आ गई है। कानून के शासन को कानून द्वारा शासन करार दिया जाने लगा। सवाल उठे, ये केवल मुसलमानों पर ही क्यों चल रहा है बुलडोजर? तो वहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जो लोग मारे गए, उन आरोपियों का केस भी जमीयत ने ही लड़ा था। अटैक डायरेक्ट है। क्या अवैध निर्माण धर्म देखकर गिराया गया? और अगर नहीं तो फिर कौन है जो पहले आतंकवादियों पर और फिर अतिक्रमणकारियों के साथ खड़ा होता है? जो सवाल बीजेपी उठा रही है, कुछ नेता खड़े कर रहे हैं, लेकिन बेसिक यही है कि क्या अतिक्रमण किसी भी सूरत में उचित है? क्या अतिक्रमण का भी कोई धर्म होता है? और अतिक्रमण अगर था तो क्यों ना उसे ढहाया जाए? क्या दंगे का इंतजार था जिसके बाद कार्रवाई हुई? क्योंकि एमसीटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम करेंगे मुकाबला में चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आरएसएस का विचार भी रखते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन असादी हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और बार बार सवाल चूंकि ये उठाया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है, तो एक पक्ष इस तरफ से भी आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सैयद हसन उल हक हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं असगर खान साहब, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का इस पर पक्ष लेना चाहती हूं। क्या इंतजार किया जाता था राजीव जेटली जी? सवाल ये उठ रहे हैं, ये अगर अवैध निर्माण था तो क्या एक दंगे का इंतजार किया जा रहा था ये समझने के लिए कि यहां से अवैध निर्माण को ढहाया जाए? मीनाक्षी, ये जिस तरीके के अवैध निर्माण होते हैं, आप देखिए कई कई गलियों के अंदर, कूचों के अंदर आप देखते हैं बुलडोजर जाते हैं, आपके घरों के बाहर भी आते होंगे, आपके बाहर के रैंप भी तोड़ते होंगे। इस तरीके से जहां पर भी अवैध कब्जा होता है और अवैध कब्जे के साथ कहीं पे गांजे का बिजनेस चल रहा है, कहीं शराब बेचने का बिजनेस चल रहा है, कहीं कबाड़ के अवैध धंधे चल रहे हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं वहां पर वो कब्जे करने की एक प्रवृत्ति होती है उनके, वो कब्जे करते चले जाते हैं। उन कब्जों को हटाना जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसका काम होता है, और उसने वक्त वक्त पे इन कब्जों को हटाया भी है। इसी जगह पर लगभग 5 बार डेमोलेशन हो चुकी है इसी जहांगीरपुरी के अंदर। और क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ गया मामला, तो इसलिए आपने इस बात को कहा कि इसके ये मुस्लिम इलाके के अंदर किया गया, या मस्जिद को जोड़कर इसके अंदर साथ में देखा गया। मस्जिद के बाहर भी जो अवैध कब्जा किया गया, इस पर हैशटैग ट्रेंड ट्विटर पर चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और एक पैटर्न के साथ टारगेट किया जा रहा है। मीनाक्षी, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा इस बात को। ये जितना ये बुलडोजर या जेसीबी वाले लोग होते हैं ना, जो ये तोड़फोड़ का काम करते हैं, ये ठेका देते हैं, टेंडर निकलता है इनका। ये जो ठेका निकलता है तो उसमें जितने लोग ड्राइवर होते हैं जो उस चीज़ को चलाते हैं, उस बुलडोजर को चलाते हैं या ऐसी मशीनों को चलाते हैं, वो ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। तो मुझे लगता है उनमें से भी एक को बिठा लेना चाहिए था आपको। उनके पास पता होती है, जानकारी होती है कैसे कैसे कितनी बार नोटिस दिए गए, उसके बावजूद भी अवैध कब्जे चल रहे हैं। तो तोड़ने वाले भी वही होते हैं, ठेका लेने वाले भी वही होते हैं, और उनके पास ज़्यादा अच्छी बेहतर जानकारी होती है। मैं दूसरी बात बता दूं आपको, देखिए कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारे मंदिर में नॉर्मली ऐसी आप चीजें देखेंगे नहीं, या इवन चर्च में भी नहीं देखेंगे जहां अवैध कब्जे ज्यादा हो जाते हो। लेकिन अगर आप अवैध कब्जा सड़क के ऊपर कर रहे हैं, सड़क को भी आपने चप्पल रखने की जगह बना दी है, तो लोग चलेंगे कहां पर? तो यही काम किया गया कि जो वहां पर लोग बाहर चप्पल रखते थे उसको शेड बना दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उस जगह को तोड़ा गया है और उस जगह को तोड़ना बहुत जरूरी भी था। ठीक है, गेट ढहाया गया। अब सैयद हसन उल हक, मुझे एक बात बताएं
कि मस्जिद का अगर बाउंड्री वॉल पर बना हुआ गेट अवैध है, उसे तोड़ दिया गया, तो ये मुसलमानों पर अटैक कैसे है? क्योंकि दुकान तो गुप्ता जी की भी टूटी है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके न्यूज़ चैनल का। मैं शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। मेरा सीधा सवाल ये है, क्या एमसीडी एग्जीक्यूटिव पावर हो चुकी है देश में? पुलिस एग्जीक्यूटिव पावर बन चुकी है, लेजिस्लेचर बन गई है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गई है? किन लोगों ने इनको हक दिया कि तोड़ने का, ढाने का किसी के घरों को, किसी के दुकानों को? कोर्ट से आप ऑर्डर लेके आते, एक नोटिफिकेशन जारी होता, उसके बाद ये कार्रवाई होती। आप एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, इसके बारे में जब हमारे संवाददाता, चूंकि इंडिया टीवी के तमाम संवाददाता मौके पर ही मौजूद है, लगातार वहीं से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि एमसीडी के पास इस बात का अधिकार है कि वो ये कार्रवाई कर सकते हैं, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सकते हैं। क्या हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिया जाएगा? किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि आप वाइड टाइम आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट मान्य नहीं है अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिया जाएगा? मेरे सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैं बताऊं, 12 साल कोई व्यक्ति किसी मकान पे, किसी जमीन पर रहता है, अगर कोई 12 साल रहता है तो वो अपने घर को उसका मालिकाना हक के करीब बन जाता है उसका। लेकिन वो लोग गरीब मजदूर, रोजगार, जिनके 4 पैसे कमा के लाते हैं, जिनका घर चलता है, उनके घर को बुलडोज कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप एक खरगोन में जो अभी घटना हुई, वसीम नाम का एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, और उस पे इल्जाम आयत होती है। मेरी बात को वसीम का जिक्र कर दिया, तो मैं चलिए वसीम की बात कर लेती हूँ। वसीम का ही जब फैक्ट चेक किया गया तो वसीम ने ये कहा कि मेरी गुमटी नहीं तोड़ी गई। ये अब मैं फैक्ट चेक आपके सामने रख देती हूं। तो आप अगर इस फैक्ट को अगर आप मेरे सामने रख रही हैं, चलिए मानता हूं मैं, आपकी बात मान रहा हूं मैं, लेकिन आप वो कहां लोग हैं जो 3 लोग हैं, शहबाज, फखरू और रऊफ, 3 लोग जो 11 मार्च से जेल के अंदर थे मध्य प्रदेश के अंदर, 11 मार्च से जेल के अंदर है, और 11 अप्रैल को उनपे एफआईआर लॉन्च होती है, उनपे उनके घरों को गिरा दिया जाता है। क्या वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन? आप खरगोन का मुद्दा गिना रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर चर्चा जहांगीरपुरी की हो रही है, और जहांगीरपुरी को लेकर भी हैशटैग ये एक नोशन क्रिएट करने की कोशिश हुई रागी साहब, कि यहाँ पर बहुत ही टारगेटेड मुस्लिमों को अटैक किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि अभी मैंने आपके सामने, अपने 5 मेहमानों के सामने, दर्शकों के सामने जानकारी रखी कि गुप्ता जी का जूस कॉर्नर भी गिरा, सक्सेना जी की पान की दुकान भी ढाई गई क्योंकि वो अवैध थी। अब बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो कि यदि आपने अवैध कब्जा कर रखा है तो आपको उनके प्रति इतनी सिंपैथी क्यों है? हमको पता है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के कई ऐसे पॉकेट्स खड़े कर लिए हैं। उनकी जनसंख्या में पिछले 3 दशकों से लगातार वृद्धि हो रही है, खास करके बांग्लादेशी मुसलमानों को। वो आप एक ढंग से आप इस देश में एक ऐसे पॉकेट्स खड़ा कर रहे हैं जो इस देश के खिलाफ काम करता है। आपकी पुलिस की रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है कि वो अवैध धंधों में लगे हुए हैं, वो गलत धंधों में लगे हुए हैं। प्रोफेसर साहब उसके अंदर प्लीज मौलाना साहब, आप सच्चाई से काम लीजिए, सुन लीजिए, सच्चाई आप ही नहीं जानते, आप रुकिए इनको प्लीज, बात पूरी हो जाने दे। राजी साहब, फिर आपको भी मैं आप ही के पास मैं ऐसे फिर मौलानाओं से बात नहीं कर सकता। नहीं, अलीमुद्दीन जी, आपके पास भी काउंटर करने का पूरा मौका होगा, अपनी बात पूरी करें। ऐसे लोगों को यदि पुलिस बाहर करती है तो बिल्कुल तोड़नी चाहिए। कोई भी अतिक्रमण हो, मस्जिद का हो, कोई नहीं हो, वो बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए। अवैध बांग्लादेशियों का ये देश चारागाह नहीं बन सकता है। और यही लोग जो है वो इनको डिफेंड कौन करता है? मुसलमान होने के नाते इनका जो एक इस्लामिक ब्रदरहुड है वो आकर के खड़े हो जाता है। टाडा के अंदर, टाडा के खिलाफ ऐसे ही अभियान चलाया गया था, मुसलमानों को परेशान किया। अरे आतंकवाद में आप खड़े होंगे, हिंसा में आप लिप्त होंगे तो पकड़ा हिंदू जाएगा। पूरी दुनिया में बम आप फोड़ते हैं इस्लाम के नाम पर, लश्कर तैयबा आप खड़ा करते हैं, आप हिजबुल मुजाहिदीन आप खड़ा करते हैं।
प्रोफेसर था। पूरी दुनिया में आप आतंक मचा लेते हैं, जहां भी आते हैं मचाते। लेकिन आप 1942 अलीमुद्दीन जी, मैं कह रही हूँ ना, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा, लेकिन रागिब साहब बात तो ये हो रही है ना कि जहांगीरपुरी पर होना चाहिए। मस्जिद के आपको मालूम है मीनाक्षी जी, किसी कोई अपने मकान में 15 सालों से रह रहा था, वो एक औरत ये कह रही है कि भैया आज तक तो किसी ने नहीं कहा अवैध है और अचानक से ढहा दिया गया। उनसे जरा पूछा जाता ना, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाते हो? सीए में तो डॉक्यूमेंट ही मांगने की बात की जाती ना। आपको पता है 1970 के पश्चात बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहां के कितने सारे स्टेट्स की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़िएगा जरा, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या किया है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उनका पॉलिटिकल मैंडेट बड़ा होता है। एमसीडी की कोई गलती नहीं इतने दिनों से। मैं कहता हूं एमसीडी की गलती यह है कि इनको बसने कैसे दिया गया। कायदे से दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस होना चाहिए, वहां के कॉर्पोरेटर के खिलाफ केस होना चाहिए। कैसे वो यहां आकर के बस गए हैं, ये शर्मनाक बात है। आप एक ऐसे तत्व को यहां पर आपने बसा रखा है, किन कारणों से बसाया गया उनको, कौन इनको प्रश्रय देता है? कोई रोहिंग्या वहां से चल करके 1000 किलोमीटर दूर आकर के यहां आकर के झुग्गी बसा ले रहा है। कोई न कोई इसके पीछे अभियान है। मैं बता रहा हूं, हाँ। आप देखेंगे इस देश के 4 मेट्रो बड़े मेट्रो हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 3 पर जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसे तत्वों का जो पिछले 4 दशक से उन्होंने घेराबंदी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको आइडेंटिफाई करके उनको वहां से हटाना चाहिए, उनकी सिटीजनशिप खत्म करनी चाहिए, उनको आधार कार्ड जो मिला हुआ है वो सब खत्म करना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार खत्म करना चाहिए, और जो लोग मुस्लिम बस्तियों में इसको प्रश्रय देते हैं उनकी वोटिंग राइट्स भी खत्म होनी चाहिए। आप इस चर्चा को रोहिंग्याओं तक ले गए हैं, और मेरा जो मूल सवाल ये था अलीमुद्दीन जी कि पहली बात तो ये कि अगर धर्म देखकर ही बुलडोजर चल रहा होता तो गुप्ता जी की दुकान नहीं गिरती। लेकिन समस्या यह है कि गुप्ता जी के साथ उनके अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है उसका साथ देने वाला कोई हिंदू खड़ा नहीं होता, लेकिन आज अगर किसी मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाता है तो हाय तौबा मचा दी जाती है कि देखिए कितना गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। ऐसा क्यों? मीनाक्षी जी, सबसे पहले बात मैं आपको अर्ज करूं, मस्जिद अपनी जगह पर बनती है, अगर कोई नाजायज बनाता है तो वो गलत है। लेकिन जहांगीरपुरी का जो ये एक्सीडेंट हुआ है, इस पे आप गौर से देखिए क्या हरकत की गई है। वो कपिल मिश्रा जो आज बयान दे रहा है कि जमीयत उलमा हिंद हर मामले पे खड़ी हो जाती है, जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क को आजाद कराया, गांधी जी को अपना रहनुमा तस्लीम किया। ये वो लोग हैं जो गांधी जी के विरोधी थे, जिन्होंने गांधी के खिलाफ काम किया। आज बदकिस्मती है हिंदुस्तान में वही हुकूमत राज कर रही है और कहते हैं कि मस्जिदों से आज जो आजादी मिली हमें 1947 से, ये वही मस्जिद है, वही मदरसे हैं जहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ये अधिकार मिल जाता है, आजादी की लड़ाई लड़ी तो क्या ये अधिकार मिल जाता है? अधिकार नहीं है, अधिकार झूठा है ये सिर्फ भाजपा भारतीय जनता पार्टी उस जगह एक्शन लेती है जहां वो सत्ता में नहीं है। देखिए इधर उधर मत घुमाइए, क्या आजादी की लड़ाई में आपने साथ दिया तो क्या इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, जहां मनाए वहां अतिक्रमण कर लिया जाए और फिर कार्रवाई हो तो ये कहा जाए कि मुसलमानों को टारगेट किया गया? हमारी जगहों पर, वक्फ बोर्ड की जगहों पर सैकड़ों मंदिर है, सैकड़ों गुरुद्वारे बने, हमने आज तक इतराज नहीं किया। आप निजामुद्दीन चलिए, एक छोटा सा आप एक मिनट जी, आज कितने आप निवेदन दें, अलीमुद्दीन जी मुझे कितने हिंदू और बांग्लादेशी वहां चुकिया डाल के रह रहे हैं, उन पर सवाल क्यों नहीं उठता? राजस्थान में जो हिंदू हैं पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए, उन पर सवाल क्यों नहीं है? तब भी मैं ये पूछती हूँ क्या ये अधिकार मिल जाता है कि कोई अवैध अतिक्रमण कर ले और फिर जब उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए तो फिर ये सवाल खड़ा किया जाए कि देखिए हम विक्टिम हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। आज ही क्यों सो रही थी एमसीडी? अच्छा तो आज क्यों कल फिदाद होता है, आज मस्जिद को गिरा दिया जाता है, पता चले तो गुनहगार को बंद ना किया जाए। पार्टी वालों की अलीमुद्दीन जी जब बहुत छोटी सोच है, चले तो गुनहगार को बंद ना किया जाए, ये कह रहे हैं इंतजार किया जाए। इंतजार की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन आप डिबेट को डिबेट किए नहीं। अलीमुद्दीन जी मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा। अगर 12 साल से कोई अतिक्रमण था, अगर वो 13वें साल में ध्वस्त कर दिया गया तो क्या ये कानून का उल्लंघन हो गया? बिल्कुल है,
टाइमिंग देखिए आप, कानून देखिए। वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ऑर्डर लेना पड़ेगा डीसी से, डीसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा दिल्ली में। डीसी राज होता है, डीसी परमिशन देगा, एसडीएम परमिशन देगा इसकी, तो परमिशन नहीं दी गई। के पास जाऊंगी, सुन लीजिए, परमिशन क्यों नहीं दी गई उस पर? मैं सबसे पहले तो एमसीडी ने जो काम किया है वो बहुत शाबाशी के पात्र हैं, उनको और सारी चीजें गिरा देनी चाहिए। अरे आप कहते हैं ना, आप प्रोफेसर हैं, आप तारीख को बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो अपने आप में वो बहुत बड़ा स्कैम है। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो सरकार की जमीनें होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वक्फ बोर्ड की बिल्कुल जमीन नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ये है, ये इस देश पर कब्जा किया हुआ जमीन है। वो सारी जमीनें हिंदुओं की थी, वो हिंदुओं की जमीनों को कब्जा किया हुआ जमीनें हैं, हम बनाते हैं, वो उनको छीना जाना चाहिए और सरकार को दिया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा ये घपला है ये। अरे 900 साल हुकूमत किया है, इसीलिए तो कह रहा हूं ना, झेलना। अलीमुद्दीन जी थोड़ा सा धैर्य, असगर साहब भी हमारे साथ जुड़े हो। अब असगर जी मुझे एक बात बताएं, 900 साल तक ये राज किए हैं। 900 साल तक ये राज किए हैं, ये इनकी भाषा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इनकी भाषा है। 900 साल तक 900 साल तक राज किया है इनको। फिर भी आप इसीलिए दर्द होता है आपको कि गजवाए हिंद नहीं हुआ यहाँ पे। रागी जी 900 साल सारे मंदिर तोड़ने के बावजूद भी आप इस देश को कन्वर्ट नहीं कर पाए, यही आपको दर्द होता है। दर्द आपको होता है, आप हिस्ट्री बदल रहे हैं, हिस्ट्री बदल रहे हैं। प्रोफेसर है, हिस्ट्री बदल रहे हैं। अगर दिल में क्या दुश्मनी करें? होती, आपके अगर दिल में ईमान में नाराजगी यही है ही तो हम क्या कर सकते हैं? ईमान पक्का है, आपके ईमान में पूरी दुनिया में आतंकवाद है और कुछ नहीं है। आपके ईमान में सिर्फ, आपके ईमान में सिर्फ जो है, राज करने के बाद भी सिर्फ हत्या है, हिंसा है, आतंकवाद है। पे शाबाशी देनी चाहिए, इस बात पे इतराज नहीं करनी चाहिए। मैं बस एक छोटी सी बात कह दूं, किसने कहां पर क्या राज किया ये आप भी जानते हैं, और फिर यहाँ पे कौन यही इनकी मानसिकता है और यही इस देश में फिर से खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए आप खड़ा करना चाहते हैं। में नहीं जाना चाहती, इन मौलानाओं की यही मानसिकता है, इन मौलानाओं की यही मानसिकता छोड़ है। देंगे उस दिन सारा माहौल ठीक हो जाएगा। 900 साल का सत्ता, मानसिकता तो देखिए ये है, बिल्कुल टॉपिक से हम हटके चले गए। अब असगर अली जी, मैंने जो सवाल अलीमुद्दीन जी से पूछा, क्या ये अधिकार किसी को भी मिल जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि वहां पे अतिक्रमण कर ले और उसके बाद जब अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए वहां पर एमसीडी की टीम पहुंचे तो फिर ये विक्टिम पॉलिटिक्स खेली जाए? क्या ये अधिकार मिल जाता है? जी देखिए, अब ये भी अलीमुद्दीन साहब ने जैसे कहा कि साहब हमने देश को आज़ाद कराया और हम उसमें शामिल थे, आपने रागी साहब ने उस पर एतराज़ भी किया, उसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आप कराने पे मेरा कोई उसमें नहीं, मतलब उसका ये है, आजादी में सबका योगदान था, सबका हिस्सा था, हमें भी इस जिन्होंने जो रहने का था वो पाकिस्तान में करके गए। रागी जी एक सेकेंड, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा जिम्मा है। हमारे अजदाद अहबाब ने इसे आज़ाद कराया था, हमारे सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जब शाहिर साहब ने भी कहा तो उस जगह भी सही है, गलत नहीं है, तो उसको हम किसी और चीज़ से नहीं जोड़ना है, इस चीज़ से जोड़ना चाहते हैं कि हमें अछूत मत मानो, हमें अपने से अलग क्यों मानते हो, अलग होने की बात क्यों करते हो। अब देखिए, अगर इसलिए मैं बड़ा पॉइंटेड आपके पास सवाल के साथ आ रही हूँ, आप पेशे से एडवोकेट है, आप सोशल वर्कर है, मुझे एक बात बताएं, अतिक्रमण का क्या कोई धर्म हो सकता है? कोई धर्म नहीं, लेकिन क्या ये सवाल हो सकता है कि क्या इसीलिए फसाद कराया गया था? क्या इसीलिए फसाद कराया आपने कि अब हम वहाँ पे ये अवैध निर्माण जो है उनको खत्म करेंगे? क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी? अब आप कहेंगे जी हमने नहीं कराया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो वक्त क्या था जिस वक्त फसाद हुआ है? वो कौन लोग थे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, जिन्होंने उन मासूम लोगों के हाथ में बेसबॉल दिए थे, तलवारें दी थी, रिवाल्वर जो हर लहरा रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं, उसमें कौन सी पुलिस है जिसने उन्हें परमिशन दी थी? उसमें क्या परमिशन मिल सकती है ऐसे हथियार लेके चलने की? बुलडोजर चल रहा है, शासन लाया जा रहा है, ये सुशासन है या फिर वाकई में मुसलमानों को टारगेट करने की एक रणनीति? क्योंकि बुलडोजर चला तो वो गुप्ता के जूस कॉर्नर पर भी चला, वो मस्जिद के गेट के अवैध निर्माण पर भी चला, और वो बुलडोजर चला मंदिर के बाहर के अतिक्रमण पर भी, लेकिन फिर भी धर्म ढूंढा गया। हसन जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो भी घटनाएं हुई है और जिनके साथ भी ये घटनाएं हुई हैं, जो भी घायल हुए हैं पूरे देश में या फिर जहांगीरपुरी के अंदर,
मेरे दिल में उनके लिए संवेदनाएं हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये डिबेट हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये डिबेट यहां देखिए आप किस तरीके से हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य का है। आप देखिए किस तरीके से जहांगीर पुरी के अंदर एक तरफ मुस्लिम समुदाय के भी लड़के थे जिनके हाथ में एक तमंचा था, और दूसरी तरफ आप देखिए ये लड़के वो कौन हैं, आप दिखाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे वही भाई हैं, हमारे हमवतन, हमारे कौम के भाई, हमारे हिंदुस्तान के भाई, जो लोग तमंचे हाथ में लेटे हुए हैं, और ये देसी तमंचे हैं उनके हाथ में। क्या ये देसी तमंचा अमित शाह जी के द्वारा आया और ये प्री प्लान टारगेटेड वायलेंस था? और आप देखिए हमारे रागी जी बोल रहे थे, यहां पे बात कर रहे थे, यहां कह रहे थे आतंकवाद की बात। आजाद भारत का प्रथम आतंकवादी कौन था? गोडसे। आप ये जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता खड़े हुए हैं, ये आतंकवाद अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी जो साध्वी प्रज्ञा है, जो मालेगांव बम ब्लास्ट की दोषी है, क्या ये वही है? उसी के प्रवक्ता नहीं है, पक्ष रखने वाले। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और मुझे ये जवाब दे सीधा, मुझे ये जवाब दे, ये जो छात्र जो हमारे भाई हैं, जो हमारे हिंदू कौम से आते हैं, क्या इनके भविष्य को खराब करने का सारा ठेका आप लोगों ने है? और सारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की आपने बात की थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। दिमाग शैतान का घर होता है, वही कर रहे हैं आप। युवाओं को रोजगार कब देंगे? उनके साथ मेरे सवाल को आप गोल कर गए। मेरा बड़ा मौजूद सवाल था, मेरा सवाल यह था कि आज अगर वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं तो वहां पर राजनीतिक संरक्षण देने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक संरक्षण दे रहा है। आपका कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे का ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या राजनीति का पार्ट है? सुप्रीम कोर्ट राजनीति का पार्ट है मैम, सुप्रीम कोर्ट राजनीति का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट आज देश का सबसे, हमारा आपका सबका सर्वप्रथम है। जो वहां की आदेश आएगा वो सर आंखों पे, उसने स्टे लगाया। इसका मतलब वो जो एमसीडी जो काम कर रही है वो अवैध कर रही है, गलत तरीके से कर रही है। ये गलत बात है। आप वकीलों के इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं वकीलों के बिल्कुल सही बोल रहा हूं। करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने वकालत नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी कानून तो दोनों पक्षों के लिए संवेदनाएं, दोनों पक्षों को सुनेंगे। अगर स्टेटस को भी किया है, अगर स्टेटस को भी किया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसकी बात को गलत ठहराया, गलत भी नहीं माना है, गलत भी नहीं माना। वही मैं कह रही हूँ, मैंने इतनी वकालत पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना समझती हूँ। चलिए रागी साहब, मेरा मूल सवाल जो था कि ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख तक का क्या एमसीडी इंतजार कर रही थी? दिल्ली पुलिस अभी तक क्या सो रही थी? अभी तक वो अवैध कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं ढहाए गए? और आज की तारीख में इसके बेसिक में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन हुए? अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज किस बात का इंतजार कर रही थी? आप एक अरुण शौरी की पुस्तक पढ़िएगा, 1998 में आया था। बांग्लादेशी पत्रकार के हवाले उन्होंने जिक्र किया है कि कितने बांग्लादेशी मुसलमान आकर के उस समय यहाँ पर बस गए थे। उनकी जनसंख्या आज कम से कम 30-40 लाख के आसपास होगी इस दिल्ली के अंदर में। पूरी की पूरी पीढ़ी आकर के यहाँ पर बस गए, पूरे इसको घेर लिया गया है। आप जा कर के पूरी कॉलोनी आप आकर के आपको राशन कार्ड मिल जा रहा है, आपको आधार कार्ड मिल जा रहा है। सबसे बड़ा यदि कल्प्रिट है तो दिल्ली पुलिस कल्प्रिट है, कॉरपोरेटर कल्प्रिट्स हैं, इस दिल्ली का राजनेता कल्प्रिट हैं, जिन्होंने अपने वोट बैंक के लिए भारत माँ का सौदा किया है, कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सर, युवाओं के पल हत्यारा नहीं बनाया जो तमंचे दिल्ली के सड़कों पे लेके घूम रहे। अरे आपकी तो पूरी कौम तमंचों की है, पूरी कौम की मंशा में है, पूरी कौम जो है वो हत्या इसमें है। हम इस तरीके की चर्चा कतई पसंद नहीं करते। मैं अलीमुद्दीन जी, प्लीज शांत हो जाइए। पूरा का पूरा आपका इतिहास रंगा हुआ है, रक्त से रंगा हुआ है। शांति और आध्यात्मिक आपके समाज का हिस्सा नहीं है। करने खून से रंग दिया। नहीं, ये बातें, इस तरीके की बातें कतई शोभा नहीं देती। मैं इसलिए मूल इसके भी बेसिक जड़ पे मैं आती हूँ राजीव जी। इसलिए सवाल खड़ा होता है सरकार से कि यही तो जो नींव में डिस्कस किया जा रहा था कि एनआरसी और सीए कि पहले पता चल जाए कि कौन रेजिडेंट है हिंदुस्तान का और कौन नॉन रेजिडेंट है हिंदुस्तान का, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी जगह कहां है। बिल्कुल सही है।
ये होने देंगे? देखिए, हमने डिबेट कर रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी बड़े सभ्य तरीके से शांति से इस बात को रखूंगा और हाथ जोड़ के विनती करूंगा मेरे पैनल के अंदर अलग अलग वेशभूषा में आए एक विचारधारा वाले लोगों की जो मेरे पर अटैक करने वाले हैं। आप थोड़ी देर में देखिएगा, 1 मिनट में अटैक करेंगे। आप कैसे ये तीन है? अलग सुन तो लीजिए। मीनाक्षी, हम कहते हैं 5 है, ये कहते हैं देखिए, 3 है। मैंने कहा था अभी आए हम 5 है और 5 हिंदुस्तानी है। जी मैं कह रही हूँ काउंटर का सबको मौका मिलेगा, सभ्य लोगों की तरह डिबेट तो करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलग अलग मोदी जी के तर्ज पे है ये कि वेशभूषा से पहचाना जाएगा। अलग अलग तो पहचाना जाता है, अलग अलग वेशभूषा से तो पहचाना जाता है कि टेररिस्ट कौन है। मैंने इसीलिए बोला था। वेशभूषा तो बताता है कि टेररिस्ट कौन है, वेशभूषा बता देता है। मुझे ये जानकारी जैसे ही वो दिख जाता है, जैसे ही दिख जाता है, वेशभूषा से पता लग जाता है। आपकी शक्ल पे दिख रहा है गोडसे। पूरी का पूरी दुनिया में इसीलिए मुसलमान जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं उनकी छानबीन ज्यादा की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि कौन टेररिज्म में शामिल है। सोच को बदलने की जरूरत आप है। लोग ऐसे डिबेट चाहते हैं, आप लोग इस तरह से डिबेट चाहते हैं, सभ्यता से डिबेट चाहते हैं। आप लोग गजब कर रहे हैं, एक जन को बोलने का मौका नहीं दे रहे। राजीव जी कंप्लीट करें अपने बात और अपनी बारी से पहले कोई ना बोले प्लीज। मैंने तो आपसे पूछा मीनाक्षी जी, इसीलिए आपसे आग्रह किया था, मुझे मालूम था ये अटैक होगा मुझ पर। एनीवे, मैं अब अपनी बात पे आता हूँ। हम चर्चा जो कर रहे हैं वो अतिक्रमण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी जिस बात को रखने की कोशिश करी थी वो बात मेरी काट दी गई थी, मुझे दबा दी गया। तो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा इस टाइम नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस देश के अंदर अतिक्रमण, इस देश के अंदर, सुन तो लीजिए। अब देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुरान पढ़ने से देखिए, मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे काम की बात, मैं अभी बात कर रहा हूँ। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तब आप अटैक करिएगा मुझ पर, लेकिन अभी मुझे मेरी बात करने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस देश के अंदर अतिक्रमण के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे नोएडा की हो, गाजियाबाद की हो, गुड़गांव की हो, फरीदाबाद की, आप जाकर के देखिए किस स्तर पर जो लोग अवैध कब्जे करके बैठे उनको हटाया जा रहा है वहां से। लेकिन डिबेट कहां हो रही है? एक भी मुस्लिम स्कॉलर बोल दे जो स्टेटमेंट देता हो, जिसने कहा हो कहां कहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उसकी अतिक्रमण के ऊपर मैं इसकी खिलाफत करता हूं या मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यह मुद्दा यहां पर हिंदू मुसलमान का ही है, ये कोई एनक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं है। ये सब लोग केवल इसलिए खड़े हैं क्योंकि जहांगीरपुरी के अंदर अवैध धंधे होते हैं, जहांगीरपुरी के अंदर गांजा बेचा जाता है, चरस बेची जाती है, शराब बेची जाती है, वहां कबाड़ का धंधा होता है, गाड़ियां चोरी करके वहां लेकर जाया जाता है, उन गाड़ियों को काटा जाता है, उन गाड़ियों के पार्ट्स बेचे जाते हैं। और वहां पर अगर उन दुकानों को हटाया जाएगा उसकी खिलाफत में, अगर इस तरीके से अलग अलग वेशभूषा में लोग आकर खड़े होंगे उनके बचाव में और उनकी दुकानों को, उनके अवैध व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सीधा सीधा संदेश है, सीधा सीधा संदेश है। मेट्रो ट्रेन की तरह डिस्कशन शुरू हो और एक पुराने ट्रैक्टर में जाके तब्दील हो जाए। आवाज देखिए एक जैसी हो गई, बात देखिए एक जैसी हो गई, विचार देखिए एक जैसे हो गए। जब हम यहाँ पे शुरुआत करी थी हमने देखा था ये पढ़े लिखे हैं, अरे भाई इनसे मैं अलग बात करूंगा। कितनी शर्म की बात है, हम कहते हैं 5 जगह तरीके से वहां पर कबाड़ की फैक्ट्रीज चल रही है। आपने कहा कि गाड़ियों को चोरी की वहां पर लाया जाता है, कबाड़ में बेचा जाता है, उसके पार्ट्स निकालकर बेचे जाते हैं। अब तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस ही पकड़ रही है। उनको पोषण कौन दे रहा है? उनको बिजली कौन दे रहा है? उनको पानी कौन दे रहा है? केजरीवाल साहब, वो चला रहे हैं इस धंधे को वहां पर, केजरीवाल साहब। और अब इनके मुंह से एक बात केजरीवाल साहब के खिलाफ निकलवा करके देखिए, हर तरीके से अवैध रूप से उनको फंसाया जा रहा है। हमने कहा था कल भी, जो बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं को छतों पर चढ़ाकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं, जब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है, जब रामनवमी के जुलूस निकलता है उसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। इंतजार कीजिए, आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी का पॉलिटिकल संरक्षण होने की वजह से वहां पर यह अवैध कारोबार चल रहा है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, तो फिर ये विक्टिम पॉलिटिक्स के लिए जाती है। अब असगर जी जवाब दे, इस तरीके से होती है डिबेट? देखिए, एक बड़ा अजीब सा सवाल है। अभी बार बार कम से कम 10 बार भाई साहब ने कहा कि ये 3 जो खड़े हैं, मेरा कहना है हम 3 नहीं खड़े, हम 5 खड़े हैं यहाँ, और 5 हिंदुस्तानी हैं। जहां तक उसका सवाल है, सिर्फ हमें अपनी सोच सही करने की जरूरत है और उनको आइडेंटिफाई करने की, जिन्होंने फसाद किया उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो जेल गए उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने फसाद कराया है उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए हैं, रिवॉल्वर दिए, कट्टे दिए, नाजायज हथियार दिए, तलवारें दी, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको इशारा किया कि मस्जिद की मीनार पे जाके झंडा लगा दो? वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको उकसाया कि यहाँ मस्जिद के सामने खड़े होके जिस वक्त नमाज हो रही है आप नारे लगाओ? आप खुद भी अपनी अकल से सोच सकती हैं, फसाद का जो वक्त है वो इफ्तार का वक्त है, और रमजानों में इफ्तार का वक्त सबसे ज्यादा अहम वक्त होता है।
कोई घर से बाहर निकल के नहीं आएगा नहीं, फसाद के सुनिए लिए। ना, सुनिए तो ये मैं- सिर्फ सोची मुझे एक बात समझी बताएं, साजिश मैं की। अंसार पे आ जाती हूँ, इसलिए मैं अंसार पर आती हूँ। अब मैं अंसार इसमें में इफ्तार के वक्त सुनिए कह रहे ना, हैं। सुनिए, नहीं, मैं समझ के आप इफ्तार की बात कर रहे हैं, और आप मैं ये अंसार भी की- मानती हूँ कि हर धर्म में फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए आप मेरे पे तो इस सवाल के साथ आए ना। मैं ये कह रही हूँ कि अंसार जो इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है, उस पर गैम्बलिंग एक्ट के 3 मामले दर्ज हैं, उसके ऊपर छेड़खानी का मामला भी पहले से दर्ज है, उस पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज है, चाकू चलाने के मामले में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का और उस पर अटैक करने का भी मामला दर्ज है। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो वो पुष्पा बनकर अपने पूरे अंदाज के साथ लोगों के सामने ऐसे निकलता है, मान लो रॉबिन हुड हो, जी। और फिर उनको संरक्षण देने का काम ओवैसी जैसे नेता करते हैं। मैं देखिए हम हाँ, किसी वृंदा करार वहाँ खड़ी हो जाती है। की यहाँ या- पे या- हिमायत करने नहीं आए हैं, या वो ये- हम नहीं, इंसाफ की नहीं, बात यही कहने गलत आए बात है ना। हैं, हम किसी उनके की साथ हिमायत खड़े नहीं कर होने रहे वाले कौन है ना फिर? किसी पॉलिटिकल उनको की नॉन political नॉन संरक्षण देने पॉलिटिकल वाले की। कौन है? अगर किसी ने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नाजायज और गलत नहीं होना चाहिए। अभी भी हम उसको मुलजिम, मैं भी कह रहा हूं, हम उसको मुजरिम नहीं कह सकते। इस वक्त भी वो मुलजिम है, कानून जब तक उसको मुजरिम साबित नहीं कर देगा वो मुजरिम नहीं है, चाहे उसके पीछे 100 केस लगे हैं, ये केस झूठा हो सकता है। अभी हम उसके लिए कोई फैसला नहीं ले सकते। आज की तारीख में विक्टिम पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, वो ठीक है। विक्टिम पॉलिटिक्स की बात नहीं है, नहीं, जिस खेली तरीके जा से ये रही कह है रहे हैं ना। कि जी वो उसको बिल्कुल बाकायदा मुजरिम बना के शो, वो आज मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। मैं यही बात, जब आप कानून की बात कर रही हैं तो मैं आपको कानून के दायरे में और कानून की जबान में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग क्या करते हैं कि उनको पहले दिन मुजरिम बना देते हैं, और आतंकवादी और इसकी तरफ क्या कहते हैं जिहादी की बात आप कह रहे हैं कि एक परसेप्शन बिल्ड होने की भाई कोशिश अभी- होती है। हाँ। आप छोटे से मैं अपनी बात रख दें, फिर मैं रागी साहब आपके पास आ रही हूं। रागिनी जी, मैं बता दूं, मेरी उम्र इस वक्त 66 साल है। 66 साल के अंदर 45 साल से रामलीला जो निकलती है हमारी, राम की सवारी, उसका स्वागत करता हूं। भूमि पूजन होती है रामलीला ग्राउंड आसफली रोड पे, जयप्रकाश अग्रवाल उसका अध्यक्ष है, उस भूमि पूजन में मैं शरीक होता हूं। भाईचारे के लिए हमारे बीच थे पंडित आनंद मोहन गुलजार देलवी, वो उसके सेवादार थे। हम सब मिलकर उस भूमि पूजा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पैदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 46 साल से मैं वहां जाता हूं, अभी भी गया हूं इस रामलीला में। राम की सवारी में सबसे आगे हम लोग निकलते हैं, और हम पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम आतंकवादी हैं। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में सब नहीं, 2000 हिंदू और मुसलमानों में। वकील साहब, मैं जिस मस्जिद का ट्रस्टी हूं, उस मस्जिद के बराबर में राम का मंदिर है, हम एक साथ रहते हैं। अभी हनुमान जी की जयंती अलीमुद्दीन जी, थी, मैंने ये तो नहीं हनुमान कहा, जी की सुनिए, जयंती थी। अलीमुद्दीन जी, जहांगीर में और वहां भी जहाँ तक मस्जिद के साथ साथ है जहां पे फसाद हुआ है। अलीमुद्दीन जी सुनिए, हमने ये तो नहीं पूछा सवाल, ये तो आज नहीं, डिबेट मैं का टॉपिक प्रोफेसर साहब, नहीं जो प्रोफेसर हमको साहब को छोड़िए ना, इनाम पहले दे आप रहे हैं, मेरे सवाल हमारे का को जवाब ठप्पा दें। लगा रहे हैं। अलीमुद्दीन जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। आज का सवाल यही था ना कि ये बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है, क्या उस बुलडोजर पर कोई धर्म दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छी बात, क्या कोई धर्म है नहीं, उसका? रागिनी जी, बहुत तो अच्छी जब बात उसका कही। कोई धर्म बहुत नहीं अच्छी है, बात कही है। मीनाक्षी है मेरा नाम, क्या उसका कोई मीनाक्षी धर्म जी, है? क्या उसका मीनाक्षी कोई जी, धर्म सुनिए। है? क्या जो अतिक्रमण हुआ, क्या उसमें कोई धर्म ढूंढा जा सकता है? तो जब अतिक्रमण ध्वस्त होता है तो फिर धर्म क्यों ढूंढा जाता है? समय सवाल ये पे है। सुनिए, टाइमिंग पे, समय पे इतराज है। हमें नाजायज तामीरात तोड़ने पर कोई इतराज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां अवैध कब्जे टूटने चाहिए, चाहे वो मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, शिवालय में हो, किसी में हो, सब टूटना चाहिए। अभी आपके पास कितना कहा यहां नाजायज तामीरात है, क्यों नहीं खत्म कर रही होगी जी? हमें कोई इतराज नहीं है, जहां जहां नाजायज कब्जे हैं सब खत्म होना चाहिए, सब धर्मों पे से खत्म। लेकिन केवल ये लेबिल लगा देना कि मुसलमानों ने जो है नाजायज तामीरात कर रखी है इसको तोड़ेंगे। अभी मैं एक और बात कह दूं मीनाक्षी जी, अभी राजस्थान के अंदर हजारों माइग्रेशन पाकिस्तान से आए हिंदू, उन पर क्यों इतराज नहीं है? बांग्लादेशी जो हिंदू हैं उनकी रही कॉलोनी, नहीं सुनिए, उन पर कोई इतराज नहीं है। कानून सबको सम्मान देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता मैं अब है, एक काउंटर सब पर होना चाहिए। अलीमुद्दीन जी सुनिए, अब इसका काउंटर ये है, एक मिनट राजीव जी, इसका काउंटर ये है कि उन जिन देशों से वहां से हिंदू पलायन करके आ रहे हैं वो वहां पर अल्पसंख्यक हैं और वहां पर उनके साथ धर्म के आधार पर गलत किया जा रहा है। हमने निंदा की है नहीं, पाकिस्तान तो में, जब इसलिए जब उनको अगर यहाँ हिंदुओं पर, संरक्षण दिया जा रहा है मंदिरों तो पर, क्या ये मैं गलत है? पाकिस्तान गया हूँ, धर्म पाकिस्तान के आधार पर उनके साथ गलत हो पंडितों के रहा पास है बैठा हूँ। और इसलिए चर्चा की जाए थी कि बांग्लादेश से आने वाले उन तमाम हिंदुओं को संरक्षण देने की जरूरत है, इसलिए मैंने सीएए एनआरसी का वो मुद्दा उठाया था। अब रागी जी इस पर जवाब दें।
देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत जीवन में अपना एक अकेले कैसे आचरण करते हैं। हाँ। जो कश्मीर से हिंदू भगाए गए थे, उनके पड़ोसी भी वही कहते थे कि हम मिल करके रहते थे। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जब वो भगाने में आतंकवादियों के साथ वही लोग, उनके पड़ोसी खड़े हो गए थे जो कहते थे कि हम बड़े हमदर्द हैं आपके। दूसरी बात, जब एक आपको पता है कि बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के बस गए हैं और उनको भगाने की बात की जाती है, आप बड़े आराम से कह देते हैं देखिए आप अवैध बांग्लादेशियों को भगा दीजिए, लेकिन जब भगाने की बात होती है तो कहते हैं मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। अजीब तमाशा है। आप कहते हैं सीए, जो अवैध लोग हैं घुस गए हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, बड़ा मुसलमानों को परेशान करते हैं। कहते हैं कि नहीं हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन देखिए आप मुसलमानों को परेशान। अरे भाई, टेररिज्म में 90% यदि पूरी दुनिया में यदि मुसलमान ही शामिल है तो अपने हिंदू और हिंदुस्तान क्रिश्चियन की बात पकड़ा करिए, जाएगा। कन्विक्शन रेट बताइए। नहीं भाई, नहीं, इनमें अरे भाई हम यहाँ खड़े सुनिए हैं तो सही ना, सुनिए ना, मैं सुनिए तो सही। कन्विक्शन रेट बताइए। 2% है, हम बताते हैं आपको। हाँ, श्रीलंका आपको बताता हूँ। कन्विक्शन रेट है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए तो, रुकिए अब फिर वही बात। अलीमुद्दीन जी आप जब बोले रागी जी नहीं बोले, अफसर जी आप जब बोले रागी जी नहीं बोले, सही बोले। लेट हिम कंप्लीट। मुसलमानों पे निशाना लगाओ, सही लगाओ। काउंटर गलत का मत मौका लगाओ। मिलेगा, काउंटर का मौका मिलेगा। अब आप बोले रागी जी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, बहुत कन्विक्शन से कह रहा हूं, क्योंकि जब आप आरिफ मोहम्मद खान ने देवबंद से एक सवाल किया कि आप काफिर के परिभाषा की जो किताब आप पढ़ाते हैं, यदि वो है तो आतंकवाद का सोर्स है वो है। और पूरे देवबंद के मदरसे दुनिया में अफगानिस्तान बॉर्डर के इस पार या आरिफ उस पार मोहम्मद खान के क्या पास पैदा कौन सा करते हैं? सर्टिफिकेट है मुसलमानों? वो क्या करते उन्होंने हैं? कोई ठेका लिया मुसलमानों का? टेररिस्ट कौन पैदा करता है? देवबंद के मदरसे पैदा करते हैं। देवबंद की जो पाठशाला यहाँ है, इसका सिलेबस और वहां से सिलेबस दोनों एक है। रागी ये जी बात भी रागी साहब की गलत है। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या संबंध है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत ये है। इस्लामिक ब्रदरहुड में यहाँ आकर के खड़े हैं। हिंदू ब्रदरहुड में हम नहीं डिफेंड करने के लिए खड़े हो रहे हैं नहीं। कि गुप्ता जी का क्यों टूटा, लेकिन ये मुसलमान है इसलिए डिफेंड करने के लिए यहाँ आ ब्रदरहुड की जाए, तो ये बात ही नहीं करते, चाहे वो वहां भी हो। की बात करें। बहुत छोटा सा है। बिल्कुल ब्रदरहुड की कभी बात नहीं करते ये। अगर ब्रदरहुड की बात भाई, करते हैं, इस्लाम कभी भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात नहीं करता, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। यहीं खड़े होकर मिसाल वो यूनिफॉर्म ब्रदरहुड की बात इस्लाम कभी नहीं करता है। इस्लाम में डॉक्ट्रिन में है ही नहीं। 2000 मुसलमान रागी जी, जेटली जी, असगर जी, हसन जी और अलीमुद्दीन जी, मुझे अपने डिबेट को यहीं क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करती हूँ। और बात बड़ी छोटी सी और बड़ी वाजिब सी है, जब बुलडोजर का कोई धर्म नहीं, जब अतिक्रमण का कोई धर्म नहीं, तो जब बुलडोजर चलाया जाता है तो फिर धर्म क्यों ढूंढा जाता है? ये बड़ा वाजिब सा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आप दर्शकों पर ही छोड़ देती हूं। आप जरा खुद सोचिए, मंथन करिए, क्यों इस तरीके के सवाल बार बार खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।